चंपारण भारत में महात्मा गांधी के सत्याग्रह की पहली प्रयोगशाला। नील आंदोलन जिसने गांधी को महात्मा बनाया। चंपारण नील सत्याग्रह की अनकही कहानी रण चंपारण। आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति रण चंपारण में सुनिए आज की कड़ी। चंपारण अभियान के दौरान महात्मा गांधी की लोकप्रियता, स्वीकार्यता और विश्वसनीयता चरम पर थी। हालांकि जून के मध्य तक उन्हें आए बमुश्किल तमाम 2 महीना हुआ था, अंग्रेजों को लगने लगा था कि केवल राजनीतिक तौर पर उनका मुकाबला करना संभव नहीं है। आखिरी विकल्प बचा था कि गांधी की छवि खंडित की जाए। अंग्रेजों का सामना इकहरी काठी के दुबले पतले औसत कद वाले इंसान से नहीं बल्कि उस छवि से था जो आम लोगों की नजर में मूल से सैकड़ों हजारों गुना बड़ी थी। धोती लपेटे और सिर पर सफेद गमछा रखे गांधी नंगे पांव गांव-गांव घूमते थे। उनका फकीरी बाना गांव वालों के लिए प्रारंभिक संदेह और कुतूहल से आगे निकल गया था। वे उन्हें सम्मान से उपजे फासले के साथ अपना मानने लगे। घुल मिलकर रहने वाला पर उनका उद्धारक। गांधी से उनकी समरसता इस हद तक थी कि गांव में 150 की भीड़ हो तो उन्हें आसानी से पहचाना न जा सके। अंग्रेजों ने गांधी के पहनावे को अपना निशाना बनाया। अभियान की तरह नेतृत्व चंपारण की सबसे बड़ी मोतिहारी कोठी के इरविन कर रहे थे और पायनियर जैसे अखबार उसमें शामिल थे। सारे हमले व्यक्तिगत। कहा जा रहा था कि गांधी संत महात्मा नहीं, फरेबी इंसान हैं, बहुरूपिया हैं, भरोसे के लायक नहीं हैं, केवल किसानों की हमदर्दी हासिल करने के लिए भेष बनाए घूम रहे हैं ताकि भोली भाली रियाया उन पर यकीन कर ले, ढोंगी को चमत्कारी मान ले। गांधी का मजाक उड़ाया जाता था कि पश्चिमी ढप की पढ़ाई लिखाई ने उन्हें राष्ट्रीय पोशाक की इज्जत करना सिखाया, वगरना वे बाकी लोगों की तरह गिरमिची पतलून कमीज पहनकर घूम रहे होते जैसा उनके सहयोगी ब्रजकिशोर प्रसाद करते हैं। अधिकारियों से मिलने जाते हैं तो पांव दुपल्ले पतलून में डाल लेते हैं, जूता पहनते हैं और आधी अंग्रेजियत ओढ़ लेते हैं। उनका पहनावा अदालत में भी ऐसा ही होता है। लगता है किसानों से अलग और पढ़े लिखे तरतीबवार नहीं दिखे तो मुवक्किल भाग जाएंगे। महात्मा काफी समय तक इन हमलों को अनदेखा करते रहे। उन्हें अखबारों की कतरनें दिखाई जा रही थीं, खबरें पढ़कर सुनाई जाती थीं, लेकिन गांधी ने प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। शायद मानते रहे हों कि सफाई देना खुद को उसी जमात में खड़ा कर लेना होगा जिसका वे विरोध कर रहे हैं। पर जब पानी सिर से गुजर गया तो जून के अंत में महात्मा ने पायनियर को लंबी चिट्ठी लिखी, रेशा रेशा साफ कर दिया। इस जवाब ने अंग्रेजों की बाजी उन्हीं पर पलट दी। महात्मा गांधी के लिए कपड़े सिर्फ बदन ढकने का जरिया नहीं बल्कि खुद से संवाद का हिस्सा थे। ये प्रयोग उन्होंने 21 साल पहले काठियावाड़ में किया था। हिंदुस्तानी कपड़ों में अदालत चले गए, ठीक वैसे ही कपड़े जैसा चंपारण में पहन रहे थे। दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान इसमें विचलन आया, लेकिन जल्दी ही उसे सुधार लिया गया। गांधी का मानना था कि भारतीय पोशाक में जो सहूलियत है उसका अंदाजा अंग्रेजों को नहीं है, वरना अपनी ऐंठ और जिद में वे अब तक कोट पतलून लादे न घूम रहे होते। मोतिहारी गांधी संग्रहालय के सचिव बाबू ब्रजकिशोर सिंह कहते हैं कि अन्य बातों के साथ ये कपड़ों की सहूलियत थी कि महात्मा चंपारण के दुर्गम गांवों तक पहुंच सके। गांधी जी पूरी चंपारण के 15 और पश्चिमी चंपारण के 5 स्थानों पर गए। उसमें मोतिहारी पहले सर्वप्रथम, उसके बाद बितगरवा, मधुबनी आश्रम, चढ़ैया, बिशनपुरवा, तुरकोलिया, जयसिंहपुर। पैदल जाते कहीं बैलगाड़ी पर गए, कभी बैलगाड़ी पर गए। चंपारण पहुंचने तक महात्मा ने मशीन से बने और सिले कपड़े पहनना छोड़ दिया था।
स्वदेशी का संकल्प ले चुके थे। उन्होंने कहा, मेरे कपड़े पूरी तरह हाथ के बने होते हैं। सिलाई अगर जरूरी हुई सुई धागे से होती है। जो मैं खुद नहीं कर पाता मेरे सहयोगी तैयार कर देते हैं। सिर पर गमछा इसलिए रखता हूं कि यहां गर्मी बेतहाशा पड़ती है। जूते इसलिए नहीं पहनता कि जहां तक संभव हो नंगे पांव रहना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, हमें प्रकृति से जोड़ता है। ऐसा पहनावा सुविधाजनक है और सिर्फ साफ सफाई की दृष्टि से नहीं, अन्य कारणों से भी उपयोगी है। महात्मा के कपड़ों और पहनावे में आए क्रमिक बदलाव पर हुए अध्ययन स्पष्ट करते हैं कि इसमें कोई निर्णय अचानक या अकारण नहीं हुआ। उनके मन में क्या था ये अलग मुद्दा है, लेकिन उसमें बदलाव वक्त और जरूरत के साथ होने वाला विकास है। इतिहासकार हिमांशु चतुर्वेदी कहते हैं कि वो लगातार बदल रहे थे, पर सबसे बड़ा बदलाव 1907-8 में आया। 1906 तक के गांधी के लिए तो आप कह सकते हैं कि गांधी एक मिडिल क्लास को साउथ अफ्रीका का रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन 1907 से ये चेंजेस जब वो ट्रांसवाल पर आ रहे हैं उतर करके, लॉन्ग मार्च की जो बात है, वहाँ पर वो सिर्फ मिडिल क्लास को नहीं टच कर रहे हैं या सिर्फ लॉयर्स को नहीं टच कर रहे हैं, वहाँ पे इश्यूज और भी हैं, कई ज़्यादा है। गांधी का कहना था कि कपड़े जरूरत और मौसम का ख्याल रखते हुए पहने जाने चाहिए। उन्हें सभ्यता और संस्कृति से जोड़ना उचित नहीं है, बल्कि नासमझी है। लेकिन उचित तो ये भी नहीं है कि बाबू बृजकिशोर प्रसाद या किसी अन्य को उसकी पोशाक की वजह से कटघरे में खड़ा किया जाए। उन्होंने कहा, यह अलग बात है कि मैं बृजकिशोर बाबू को समझा नहीं पाया हूं कि उनके धोती पहनने से मुवक्किलों का आना कम नहीं होगा। धोती ठेठ हिंदुस्तानी लिबास है और यहां रहते हुए उसका विकल्प ढूंढना निरर्थक है। इतिहासकार अशोक अंशुमन का मानना है कि पुराने हवाले छोड़ दिए जाएं तो कहा जा सकता है कि गांधी का सही अर्थ में रूपांतरण चंपारण में हुआ। भारतीय रूपांतरण जो होता है गांधी का भारतीय संदर्भ में, वही लड़ने वाला गांधी जो वहाँ लड़ रहे थे वो, तो ये एक महत्वपूर्ण है। जगह बदल जाती है, गांधी का स्वरूप का रूपांतरण हो जाता है, वेशभूषा का रूपांतरण हो जाता है। तो मैं तो इसको एक कॉन्टिन्यूटी मानता हूँ। साउथ अफ्रीका से जो लड़ाई उन्होंने शुरू की, एक महत्वपूर्ण पड़ाव चंपारण था। इसके बाद तो ओनली गांधी वाज देयर। हालांकि पायनियर को लिखी 3 पन्ने की चिट्ठी में निलहे गोरे कोठी मालिकों, अखबारों के संपादकों और अधिकारियों की ओढ़ी हुई अंग्रेजियत की तीखी आलोचना थी, अखबार ने 7 दिन बाद महात्मा का पत्र जस का तस छाप दिया। इसके बावजूद कि उसमें पायनियर पर अपुष्ट समाचार छापने का आरोप था। पत्रकारिता में पक्षपात के दोष पर गहरी टिप्पणी थी। पत्र के अंत में महात्मा ने कोठी मालिक इरविन और पायनियर के संपादक को चेतावनी भी दी। लिखा, अगर तथ्य साथ न दें तो आलोचनात्मक समाचार नहीं छापे जाने चाहिए, क्योंकि इससे अंततः नुकसान होता है। ऐसी मनगढ़ंत कहानियों पर भरोसा करने से तो बेहतर होगा आप दोनों मेरे साथ आ जाएं। मिलकर वो खामियां दूर करें जो आप मानते हैं इस समाज में हैं। अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति रण चंपारण। परिकल्पना, शोध, आलेख और स्वर मधुकर उपाध्याय। प्रस्तुति विनोद कुमार। अगली कड़ी कल इसी समय इसी चैनल पर।